सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। बहुत मुश्किल में डाल दिया है आप लोगों ने, और मुश्किल ये है कि मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से ज्यादातर से मेरी उम्र आधी भी नहीं। तो आप कह सकते हैं कि मेरी जितनी पूरी उम्र है उससे ज्यादा इधर बैठे लोगों के संघर्ष का जीवन है। तो मेरे पास शायद कोई बहुत नई बात ना हो, शायद वैसी कोई गहरी पैनी दृष्टि ना हो जो बाकी लोगों के पास है। बावजूद इसके कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमें आदत है हमें हराए जाने की हर साजिश के खिलाफ बगावत की, और इसलिए वो डरते हैं हमारी आवाज से, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि बत्ती गुम हो जाने से हमारी आवाजें बंद हो जाया करती हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं अपनी बात तफसील से शुरू करूं, मैं इस हॉल में बैठी तमाम महिलाओं को हजारों सलाम पेश करता हूं। वो चाहे इस तरफ बैठी हो चाहे उस तरफ बैठी हो, और मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूं आप सब महिलाओं का। वो इसलिए कि हम जानते हैं कि अपने घर की बेड़ियों को तोड़कर स्कूलों तक पहुंचने के लिए आपको कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। हम जानते हैं कि घरों की चौखट लांघ कर इस हॉल के अंदर दाखिल होने के लिए आपको कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। और औरतों की लड़ाई मर्दों की लड़ाई से बहुत 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 ज्यादा होती है। तो सलाम उन तमाम औरतों को जो कलम के लिए लड़ी, सलाम उन तमाम औरतों को जो कुदाल के लिए लड़ी, सलाम उन तमाम औरतों को जो लड़ी अपने सपनों को जिंदा रखने। सवाल है कि क्यों जरूरत पड़ी इस तरह के आयोजन की। हम क्यों कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी, हमारे लोकतंत्र, हमारे स्कूलों, कॉलेजों, पुस्तकालयों, विद्यालयों का हिस्सा होना चाहिए। हम क्यों बात कर रहे हैं उन मुहावरों की जो हमारी धड़कनों में धड़कने चाहिए थे। हम हिंसा की बात तो नहीं कर रहे, हम छीनने की बात तो नहीं कर रहे, हम लूटने की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है ये चीजें हमारे समाज, हमारे देश, हमारे घरों के जर्रे जर्रे में पैबस्त की जा चुकी है। हम किन चीजों की बात करते हैं? हम उन चीजों की बात करते हैं जो हमारी जिंदगी में नहीं होती। इसलिए सबसे ज्यादा हम अपने सपनों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा हम अपने इरादों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा हम अपनी मंजिलों की बात करते हैं, उन मंजिलों तक पहुंचने के रास्तों की बात करते हैं। तो क्या गुम हो गया हमारी जिंदगी से? हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम किन शब्दों को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसको फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या छीना गया हमसे? हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, जमहूरियत की। होना चाहिए, हम मानते हैं कि है, लेकिन क्या वो है? हम बात कर रहे हैं संविधान की कि
किताबें बताती हैं कि यह देश संविधान के रास्ते पर चल रहा है, तो क्या चल रहा है? हम बात कर रहे हैं न्याय की, तो क्या इस देश की अदालतें वाकई में न्याय कर रही हैं? मैं आपका भी जवाब जानता हूं और अपना भी जवाब जानता हूं। तो सवाल है कि जिन लोगों को जवाब देना था वो कहां बैठे, और कहां बैठे हैं से ज्यादा बेहतर सवाल होगा किन लोगों के साथ बैठे। हमने खुलेआम देखा है इस मुल्क के इतिहास में पहली बार कि इस देश का एक चीफ जस्टिस एक प्रधानमंत्री के साथ बैठा है, और उस रोज जय देव की गूंज के साथ इस मुल्क में न्याय की उम्मीद को मार डाला गया था उन सपनों को जो हमारी और आपकी आंखों में बराबरी के साथ पलते हैं। हमने देखा है कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक के चुनाव अभियानों में कौन से नारे लगाए जा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उनके दिल में क्या है आपको चेतावनी देना चाहता हूं, और वो चेतावनी ये है कि अगर बटोगे तो झांसी के अस्पताल की तरह जलोगे। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि बटना नहीं? क्या वाकई वो किसी बंटवारे के खिलाफ है? हम सब जानते हैं कि आरएसएस के मुख्यालय पर किन लोगों ने झंडा नहीं लहराया। हम सब जानते हैं कि इस देश की सत्ता पर वो लोग काबिज हैं जिन्होंने संविधान से नफरत की, और आज वो हमें देश प्रेम सिखा रहे हैं, आज राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं, आज वो प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। तो क्या हम इसको स्वीकार कर लेंगे? क्या हम इस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे? क्या हम इस पर बात करना बंद कर देंगे? क्या हम इससे डर जाएंगे? इसका जवाब है सवाल ही नहीं उठता किसी भी कीमत पर नहीं। अब विषय पर आते हैं कि जातिगत जनगणना आदमी की गिनती बड़ी साधारण सी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में एनिमल सेंसस होता है, भेड़ों की गिनती होती है, बकरियों की गिनती होती है, गायों की गिनती होती है, भैंसों की गिनती होती है। तो इस देश में भेड़ों की, गायों की, बकरियों की, भैंसों की गिनती से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो इंसानों की गिनती से किसको दिक्कत है? और आपको बता दें कि 2022-23 में एक सेंसस हुआ। जानते हैं वो सेंसस किस चीज का सेंसस था? हाथियों का सेंसस। हाथियों की गिनती, इस देश की हुकूमत को हाथियों की गिनती की ज्यादा चिंता है। और आपको हैरानी होगी कि पता चला उस सेंसस में कि 5 साल में इस देश में 20% हाथी कम हो गए। तो एक तरफ 20% हाथी कम हो जाने से, और उस रिपोर्ट को भी दबा दिया गया, उस रिपोर्ट को भी दबा दिया गया। तो जरा सोचिए कि जब ये रिपोर्ट आ जाएगी कि इस देश में सताए हुए लोगों की गिनती क्या है, दबाए हुए लोगों की गिनती क्या है, सपनों से ठकियाए हुए लोगों की गिनती क्या है, तो इस मुल्क की सत्ता का सलूक क्या होगा? और क्यों गिनती की जरूरत है, इसको भी समझते हैं। एक रिपोर्ट छपी, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा, और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं सो नहीं सका एक रात। वो रिपोर्ट क्या थी? वो रिपोर्ट ये थी कि इस
मुल्क के शहरों में, ध्यान से सुनिएगा, इस मुल्क के शहरों में गटर में उतरने वाले, अगर मेरी भाषा आपको असभ्य लगे या आपके सौंदर्य बोध को झटका लगे तो माफ कीजिएगा, इस देश के शहरों की टट्टी साफ करने वाले 92% लोग या तो दलित हैं, या पिछड़े हैं, या आदिवासी हैं। तो इस देश की 80% आबादी को आपका पखाना साफ करने में लगा दिया गया, मुल्क का गटर साफ करने में लगा दिया गया, सड़कें साफ करने में लगा दिया गया, आपका हजामत बनाने में लगा दिया गया, आपके फटे जूते सिलने में लगा दिया गया, मालिश और बेगार में। इसलिए आपको दिक्कत होती है जातीय जनगणना से, क्योंकि इस देश को पता चल जाएगा कि वो कौन लोग थे जिनसे आपने फोकट में बेगार कराया है, वो कौन लोग थे जिनसे आपने फटे जूते सिलवाए हैं, वो कौन लोग थे जिनसे आपने फोकट में हजामत करवाया है। इसलिए आपको डर लगता है इंसानों की गिनती से। तो मेरे भाई, मेरी माओ, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, गौर से सुनना, और केवल सुनना नहीं, इस हॉल से बाहर निकलना, अपने घरों में जाकर इस पर बात करना, अपने आसपास के लोगों को बताना और सोचना कि आने वाले दिनों में तुम्हारे सपनों की तस्वीर क्या होगी, तुम्हारे सपनों की ताबीर क्या होगी। क्यों रोका गया कास्ट सेंसस? क्यों डर लग रहा है हुकूमत को? इसलिए इस देश में फटे जूते सिलने वालों की, मालिशियों की, बेगारों की, दरबारों की, सैजरों की कमी हो गई है, और इसके कम होते जाने से हिंदू धर्म छोटा होता है। तो इसलिए लड़ाई लंबी है, और लंबी से ज्यादा तिरछी है। तिरछी इसलिए है कि आप अपना हक न मांग सको, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आप फोकट में काम करने के लिए तैयार रहो, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आपके दिमाग में भर दिया गया है कि आपका जिंदा रहना आपकी जिंदगी पर एहसान है। इस देश में लंगर की व्यवस्था बनाई जा रही है कि जाओ गुरुद्वारे में खाना खा लो और रैन बसेरे में सो जाओ, और इसको राम राज कहो, क्योंकि तुम्हारे पास खाने के लिए भी है और सोने की जगह है। तो सवाल है कि क्या हम इस राम राज को कबूल करेंगे? क्या हम रैन बसेरे और लंगर की व्यवस्था को न्याय मानने को तैयार है? क्या हम इसको बराबरी मानने को तैयार है? क्या हम इसको इंसाफ मानने को तैयार है? और इसलिए भागा जा रहा है जातीय जनगणना से। तो क्या जातीय जनगणना नहीं कराएंगे तो पता नहीं चलेगा कि देश में हो क्या रहा है? मतलब हम इतने मासूम, हम इतने भोले, हम इतने जाहिल, इतने अनपढ़, इतने निकम्मे दिखाई देते हैं हुकूमत करने वालों को दिखाई देते हैं। लेकिन इस देश में 2015-16 में एक सर्वे हुआ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। 8,11,808 लोगों पर वो सर्वे हुआ। 8 लाख एक बड़ा सैंपल साइज होता है। 15 साल से 54 साल के लोगों को उसमें शामिल किया गया। उस सर्वे की रिपोर्ट आई दिसंबर 2017 में, और जानते हैं वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट कहती है कि 8,11,000 लोगों में जो गिनती हुई है, उसमें से 44% पिछड़े हैं, 20% दलित हैं, और लगभग 10% आदिवासी हैं। मतलब एक छोटे से सर्वे के हिसाब से भी इस देश में 70% आबादी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों। और आप कहते हो कि 50% रिजर्वेशन का ब्रैकेट टूटना नहीं चाहिए। उस रोज
इस देश के दलितों के साथ, इस देश के पिछड़ों के साथ, इस देश के आदिवासियों के साथ, इस देश के पसमानदा के साथ अन्याय हुआ था जब चोर दरवाजे से ईडब्ल्यूएस नाम का सिस्टम लागू किया गया था, सुदामा कोटा लागू किया गया था। मतलब अब जाति के आधार पर, इससे पहले हम सुनते थे कि अच्छा अगर ओबीसी डॉक्टर मिलेगा तो इलाज कराओगे, अच्छा एक दलित इंजीनियर पुल बना देगा तो उस पर से चलोगे, अच्छा एक आदिवासी हवाई जहाज उड़ाएगा तो उससे उड़ोगे। अब ये सुदामा कोटे वाले अपना नंबर छुपाते हुए, उनको शर्म आ रही है अपना नंबर बताने में, क्योंकि देश को पता चल गया है कि आप इस देश के दलितों पिछड़ों से बहुत पीछे हो अगर आप टैलेंट की बात करते हैं। तो सवाल मौके का है, सवाल अवसर का है, और वो अवसर छीनने की तैयारी है, और इसी के लिए मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि उस अवसर को छीनने मत देना रे मेरे भाई, मेरी माओ, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, क्योंकि आपको मनरेगा का मजदूर बनाए रखने के लिए आपके हाथ से कलम, किताब, दवात, कॉपी छीनने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। और मैं खास तौर पर महिलाओं से संबोधित हूं कि कैसे आपको पढ़ाई लिखाई से रोका जाएगा। इस मुल्क में जब प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ हायर एजुकेशन में, तो 1995 में, मतलब आज से ठीक 29 साल पहले, केवल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, केवल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। और केवल 24 साल में, 29 साल में मान लीजिए, इस देश में स्टेट यूनिवर्सिटी बची 479, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 56 और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई 1 से 455, 1 से 455। तो सर्वे हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये जो बिना रिजर्वेशन के एमटी में, गलगोटिया में, एलपीयू में, अशोका में जो अमीरों की औलादें पढ़ रही है दौलत के दम पर, वो किस तबके से आती हैं और किसको कुचलने के लिए डिग्री हासिल कर रही है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन, उसका निजीकरण इस देश के दलितों के खिलाफ, इस देश के पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा के खिलाफ महायुद्ध है। तुम्हारे अस्तित्व को कुचल देने की साजिश है। आज नहीं तो कल ये होगा मेरे भाई, इसको रोक लेना। मैं आगाह करना चाहता हूं, और इसलिए आगाह करना चाहता हूं, और ये केवल दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात नहीं है मेरे भाई, मैं तो सवर्णों की भी बात कर रहा हूं और महिलाओं की बात कर रहा हूं। आप में तमाम लोग होंगे, जितनी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का नाम मैंने लिया है, शायद ही आप में से कोई हो, 2-4 होंगे तो होंगे जिन्होंने इन यूनिवर्सिटीज का कैंपस भी देखा भी। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि नोएडा की एक यूनिवर्सिटी बीए कराने का 20 लाख रुपया लेती है? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी एमए कराने का 50 लाख रुपया लेती है? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि इस देश में जिनका कहीं एडमिशन नहीं होता, वो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपया लगाकर डॉक्टर हो जाते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं और 5 स्टार अस्पताल चलाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अगर हम जातीय जनगणना की बात करें तो उसमें बड़े मकसद की बात करें और उन खतरों की तरफ से आगाह करें जो हमारे आपके ऊपर से गुजरने वाला है। और आप तो पढ़कर निकल गए, अगर आप लड़े नहीं तो आपके बच्चे नहीं निकल पाएंगे, और अगर आपके बच्चे भी निकल गए हो तो उनके बच्चे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस हॉल में बैठे हुए एक भी आदमी की माली हैसियत ऐसी नहीं है जो 50 लाख रुपया लगाकर अपने बच्चे को एमए करा सके। हम पढ़े 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया फीस लगाकर, आज भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मुकाबले सरकारी यूनिवर्सिटीज की हालत देख लीजिए तो वो लगभग
मुफ्त की पढ़ाई दे रहे हैं और उनसे बेहतर पढ़ाई दे रहे हैं, तो किनको अनपढ़ रखने के लिए हायर एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन किया गया? ये पढ़ाने के अड्डे नहीं है ना मेरे भाई। ये जो चमकते हुए यूनिवर्सिटीज जिनका विज्ञापन टीवी पर देख रहे हो, वो पढ़ाने के लिए नहीं खोले गए हैं। वो इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा और महिलाओं को अनपढ़ बनाए रखने के लिए खोले गए हैं, ताकि आपकी औकात ही ना हो कि आप बीए करने के बारे में सोचो, एमए करने के बारे में सोचो, पीएचडी तो भूल ही जाओ। तो इसलिए लड़ाई के बड़े मोर्चे खोलने की जरूरत है। और दूसरी बात जो मुझे कहनी है वो ये कि हमको क्यों यूनिवर्सिटीज की जरूरत है, हमें क्यों लाइब्रेरीज की जरूरत है, हमें क्यों सस्ती पत्र पत्रिकाओं, सस्ती किताबों की जरूरत है, हमें क्यों सस्ती बिजली की जरूरत है, ताकि हर एक गरीब के घर में किताबों के ऊपर चलता हुआ एक बल्ब जरूर। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये जो नारे लगाए जा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जैसे लंपटपन के नारे, वो नारे किसको संबोधित है? किसको कहा जा रहा है कि तुम अपने हाथों में तलवार उठाओ? किसको कहा जा रहा है कि अपने हाथों में त्रिशूल उठाओ? किसको कहा जा रहा है कि अपने हाथों में बल्लम उठाओ, गंडासे उठाओ? और किसके खिलाफ उठाओ? आप लिख लो और देख लो अपने आसपास नजरें उठाकर, हाथों में त्रिशूल चमकाने वाले, हाथों में बल्लम उठाने वाले, हाथों में गंडासा, कटार और त्रिशूल उठाने वाले हमारे और आपके बच्चे हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों के हाथों में किताब और कलम नहीं दी। जिस रोज अपने बच्चों के हाथों में किताब और कलम दोगे, जिंदगी का सपना दोगे, बेहतरी की उम्मीद दोगे, लोकतांत्रिकता की तरफदारी दोगे, उनके हाथों में नहीं होगी तलवारें, नहीं होगी त्रिशूलें, नहीं होंगे गंडासे। और इसलिए वो डरते हैं इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, औरतों से, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस रोज ये तबका पढ़ लिख गया, जिस रोज ये तबका आपके सामने खड़ा होने लगा, जिस रोज ये आपकी आंखों में आंख मिलाकर बात करने लगेगा, उस रोज आपके लिए इस देश में दंगा फसाद खड़ा करना है। हर लड़ाई एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उसका मतलब है, और इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। सोचिए, मैं तो दिल्ली में रहता हूं, वहां बहुत बड़ा, आपने भी सुना होगा, कांवड़ यात्रा चलती है। 1 महीने की यात्रा चलती है। मेरी समझ में आज तक नहीं आया, मैंने जितने चरणों में काम किया, जहां भी पढ़ाई की, जिन विश्वविद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर और एमए पीएचडी तक मेरी 1 दिन की भी पढ़ाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज की नहीं है, सब सरकारी। तो मैं जहां भी पढ़ा, मेरे आसपास का कोई बच्चा कांवड़ लेकर नहीं, कोई कामगार, कर्मचारी, कोई पत्रकार कांवड़ लेकर नहीं गया। मैं सोचता हूं ये कौन लोग हैं जो कांवड़ लेकर जाते हैं? कौन लोग हैं जो कांवड़ियों पर फूल बरसवाते हैं? कौन लोग हैं जो अफसरों से उनके पैर दबवाते हैं और किस लिए दबवाते हैं? कौन लोग इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये तो धर्म की लड़ाई है ना। आप तो धर्म के नाम पर मारने, काटने, लड़ाने की बात कर रहे हो ना, बटेंगे कटेंगे की बात कर रहे हो ना। तो चलिए धर्म की बात करते हैं, आप ही की भाषा में बात करते हैं। सबसे बड़ा हिंदू कौन इस देश में इस समय? सबसे बड़ा हिंदू कौन? बताइए, कौन कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा हिंदू? नरेंद्र मोदी। आपने नरेंद्र मोदी को कभी कांवड़ ढोते देखा है? देखा है? चलिए छोड़िए। आरएसएस, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो तो राज कायम करना चाहते हैं, केवल हिंदू रहे। हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, वो ब्राह्मण राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदुओं से तो उनको दिक्कत है, हिंदुओं से तो वो हिंदू तो इसलिए करते हैं ताकि लोग उनके पैर दबाते रहें, उनकी मालिश करते रहें, उनकी मातम पुलसी करते रहें, इसलिए वो हिंदू करते हैं। बाकी वो ब्राह्मण राष्ट्र चाहते हैं।
तो आपने मोहन भागवत को कभी कांवड़ ढोते देखा है? देखा है क्या? कोई फोटो देखी हो पुरानी? हमारे प्रधानमंत्री तो मगरमच्छ वाली भी फोटो कहीं से निकाल देते हैं, बांग्लादेश वाली भी कहीं से निकाल देते हैं। आज तक कांवड़ वाली नहीं निकली, आगे निकल जाए तो मुझे नहीं पता है। चलिए छोड़िए, ये लोग तो साधु सन्यासी नहीं, सबसे बड़े योगी आदित्यनाथ। आपने योगी आदित्यनाथ को कभी कांवड़ ढोते देखा है? तो ये जितने हिंदुत्व की पताका लहराने वाले ढोंगी फरेबी जालसाज हैं, ये अपने धर्म कर्म का कोई काम नहीं करते। वो इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, औरतों से कहते हैं कि तुम लोग करो ना धर्म कर्म का काम, हम तुम्हारे माथे पर चढ़कर नाचने के। और ये कैसे माथे पर चढ़कर नाचते हैं ये भी सुन लीजिए। इस देश के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, बहुत बड़े हिंदू, बुलडोजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद हो गए थे। उनका बेटा कार्तिकेय चौहान पेंसिल्वानिया अमेरिका से पढ़ के आया है। आपने नाम भी नहीं सुना भी होगा तो पता नहीं होगा नक्शा में कहां है पेंसिल्वानिया, हमको भी नहीं पता, खोजना पड़ता है। राजनाथ सिंह, उनका बेटा एमबीए करके आया है लीड्स यूनिवर्सिटी से, यूनाइटेड किंगडम से। पीयूष गोयल, एक और हिंदू, उनका बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। निर्मला सीतारमण, जो प्याज लहसुन नहीं खाती है, बड़ी हिकारत से कहती है संसद में, मैं प्याज लहसुन नहीं खाती जी, वो उनका जो उनकी बेटी है वो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए। प्रकाश जावड़ेकर, एस जयशंकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप पुरी, गजेंद्र शेखावत, आप नाम लीजिए। तो जो सबसे ज्यादा स्वदेशी चिल्लाते हैं वो हमारे हाथ से स्वदेशी छीन लेना चाहते हैं। वो अपने लिए तो विदेशी चाहते हैं और हमारे लिए स्वदेशी भी नहीं चाहते हैं। तो क्यों नहीं चाहते हैं? वो इसलिए नहीं चाहते हैं, अगर हम और आप त्रिशूल तलवार नहीं चमकाएंगे, अगर हम और आप दंगे फसाद नहीं कराएंगे, अगर हम और आप उनके कहने पर लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, तो उनकी औलादें राज कैसे करेंगी? तो उनकी औलादें राज करेंगी और हम उनके लिए दंगा फसाद करेंगे। ना रे भाई, ये होने वाला नहीं है। हम इनकार करते हैं इस बात से। लेकिन आपने सुना होगा 30 जुलाई की बात है, कास्ट सेंसस पर बात हो रही थी। एक बड़े होनहार सांसद हैं, इस बार तो मंत्री नहीं बन पाए, भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम है अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को नारा लगाया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी जात का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। ये गाली थी इस देश के हर दलित, पिछड़े, आदिवासी और इंसानियत पसंद लोगों को, बराबरी पसंद लोगों को, न्याय पसंद लोगों को। और शर्म आती है कि इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को, इस देश के रक्षा मंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मजा आता है ये सब सुनकर। एक मुस्लिम सांसद के लिए पिछले सेशन में क्या क्या कहा गया, इससे हम सब वाकिफ हैं। कहने का मतलब यह है कि सचेत रहने की जरूरत है। और सचेत हम तभी रहेंगे जब हमारे हाथों में कलम होगी, जब हमारे हाथों में किताब होगी, जब हम दुनिया पर नजर रखेंगे, जब हमें पता होगा कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। और ये पता तब होगा जब हम किसी मंदिर की बजाय विश्वविद्यालय की मांग करेंगे, जब हम किसी पूजा घर की बजाय किसी स्कूल की मांग करेंगे, जब हम किसी दंगे फसाद झुमके की बजाय हम मांग करेंगे किसी अस्पताल की। इस देश का काम किसी झुमटा बाबा, चिमटा बाबा, लिमटा बाबा के बिना चल सकता है। अगर इस देश का काम किसी एक बाबा के बिना नहीं चल सकता तो वो है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इस देश के सिर्फ एक बाबा को बचाओ और बाकी सारे बाबाओं को पाताल में फेंक दो, तब जाकर बचेगा संविधान। संविधान को आंख दिखाते हो और सोचते हो कि हम तुम्हें अपने माथे पर बिठाएंगे, ये होने से रहा। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? एक अंतर जो आप अभी तक हुए तमाम चुनावों में और इस चुनाव में था। मैंने अपने जीवन में जितने भी चुनाव देखे,
हमसे लगभग दोगुनी उम्र के लोग भी स्टेज पर बैठे हुए हैं। उन्होंने भी जितने चुनाव देखे हैं, हमने जितनी किताबें पढ़ी हैं, उसके हवाले से बता सकता हूं और कह सकता हूं कि अभी तक हुए तमाम चुनावों में और इस चुनाव में केवल एक अंतर था कि इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार चुनावी मंचों से संविधान लहराया गया। ऐसा इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। यह है संविधान की ताकत। तो आप किस बात से डरते हो? संविधान से डरते हो। आप किस बात से डरते हो? आप लोकतंत्र से डरते हो। आप किस बात से डरते हो? आप आवाज से डरते हो। एक बात बताएं मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, कौन लोग आज जेलों में पड़े हुए हैं? क्या कोई फसादी जेल में पड़ा हुआ है? क्या मारने काटने की बात करने वाला जेल में पड़ा हुआ है? क्या खुलेआम गोली मारने की बात करने वाला जेल में पड़ा हुआ है? क्या बिहार की सड़कों पर रथ यात्रा के नाम पर नाच नाच कर 1 झापड़ और 100 झापड़ की बात, त्रिशूल और तलवार की बात करने वाला पड़ा हुआ है? नहीं। इस देश की हुकूमत को किसी गुंडे मवाली से डर नहीं लगता, किसी उठाईगीर से डर नहीं लगता, किसी भ्रष्ट बदकार से डर नहीं लगता। इस देश की हुकूमत को डर लगता है तो पढ़ने वाले लोगों से, लिखने वाले लोगों से, सोचने वाले लोगों से, कविताएं पढ़ने वाले लोगों से, कहानियां लिखने वाले लोगों से, विचार करने वाले लोगों से, भाषण देने वाले लोगों से।